ऑल राइट, वेलकम टू ऑल। ये वीडियो सीरीज है टॉपर्स आंसर राइटिंग एनालिसिस का पार्ट नंबर 2। ऑलरेडी पार्ट नंबर 1 हम अपलोड कर चुके हैं। जिसने पार्ट नंबर 1 नहीं देखा पहले वो देख लीजिए, तब इस वीडियो में आइए। तो ये क्या है? यूपीएससी जनरल स्टडीज़ पेपर 2, जिसमें इंक्लूड होता है पॉलिटी, गवर्नेंस, पार्लियामेंट, गवर्नमेंट की कौन सी स्कीम है। अगर ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो जिसमें कि यूपीएससी जीएस 2 से रिलेटेड है, तो उन आंसर को हम कैसे जो है अपना यूनिक बना सकते हैं, कैसे बेसिक फंडामेंटल आंसर राइटिंग को कैसे सीखना है, कैसे हम और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं अपनी आंसर राइटिंग को। और सबसे अच्छी बात यहाँ पर हम अपने मॉडल आंसर को जो यूपीएससी मेंस का ऑफिशियल क्वेश्चन है उससे भी मैच करते हैं कि क्या ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं या नहीं। आप जो भी हम इससे डिस्कस कर रहे हैं ये सब चीज़ें आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से ले सकते हैं। आपको यहाँ पर टेलीग्राम में सर्च बॉक्स में देखिए टाइप करना है, यहाँ पर सर्च बॉक्स में आपको टाइप करना है पंकज बोहरा, स्मॉल लेटर में सिर्फ पंकज बोहरा आपको टाइप करना है। तो आप हमारे इस ग्रुप से ज्वाइन हो सकते हैं जहाँ पर ऑलरेडी 1000 लोग ऐड हैं। आप हमारा ईयरली और मंथली सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। बहुत सिंपल सी पेमेंट प्रोसीजर है। इस नंबर पे आपको गूगल पे, फ़ोनपे करना है और जब पेमेंट की स्क्रीनशॉट आपको व्हाट्सएप में देनी है, आपको 499 रुपीज़ का सब्सक्रिप्शन, एनुअल सब्सक्रिप्शन प्लान मिल जाएगा। फिर एक तरह का ये टेलीग्राम ग्रुप है जहाँ पर आप डिस्कस कर सकते हैं, जहाँ पर आप अपना आंसर लिख सकते हैं। हम आपको यूपीएससी एस्पिरेंट के साथ इंटरेक्ट आप करते हैं और ऑल ओवर पूरे एक साल तक गाइडेंस से देते हैं। मंथली में आपको सिर्फ द हिंदू के करंट नोट्स मिलेंगे डेली के बेसिस पे, हाईलाइटेड वर्जन नोट्स मिलेंगे। ईयरली के बेसिस पे आपको द हिंदू के नोट्स, यूपीएससी ऑप्शनल नोट्स, एनसीईआरटी, ठीक है, हैंड रिटन नोट्स, ये सब मिल जाते हैं यूपीएससी गाइडेंस। ओके, तो इस तरह से आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज का डिस्कशन। कुछ इस तरह से हम आपको प्राइवेट ग्रुप में ऐड करते हैं। देखिए यहाँ पर जितने भी स्टडी मटेरियल हैं, सोशल के, सोशियोलॉजी के, एंथ्रोपोलॉजी के ऑप्शनल नोट्स हम यहाँ पर शेयर आपसे करते हैं। ओके, नाउ सबसे पहले आज का क्वेश्चन है पेपर 1 में हमने पहला जो क्वेश्चन है डिस्कस किया था। इस पेपर में हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन, कौन सा क्वेश्चन है और उसको कैसे टैकल किया जाए। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि क्या एक हमारा अप्रोच रहेगी इससे टैकल करने की। देखिए ये हमारे खुद के नोट्स हैं। देखिए आपको कौन कौन से स्टेप फॉलो करने हैं। सबसे पहला, और देखिए ये स्टेप जो है यूपीएससी जनरल स्टडीज़ पेपर 2 के बेसिस पर हम इसको फॉलो करेंगे। ठीक है, बार बार मैं जैसे जैसे पूरी सीरीज लाने वाले हैं। और इस वीडियो को अभी जो देख रहा है यहाँ तक लाइक कर दीजिए, जो नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि हम डेली के बेसिस पे ऐसी आंसर राइटिंग आपकी स्ट्रॉन्ग बना पाएँ। सबसे पहले पहला स्टेप यही है कि आपको क्वेश्चन को पार्ट्स में ब्रेक करना है। पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, जितना लंबा क्वेश्चन होगा उस बेसिस पर पार्ट 4 या पार्ट 5 हो सकता है। पहला स्टेप। दूसरा स्टेप ये है कि उस पार्ट 1 में से सबसे पहले एक की टर्म चूज़ करना है, उसको डिफाइन करना है। देखिए ऐसा ही चीज़ हम जो टॉपर होंगे उन्होंने भी ऐसा ही लिखा है और यही एक बेसिक अप्रोच होती है। तो पार्ट 1 से आप की टर्म चूज़ कीजिए, उसको डिफाइन कीजिए। फिर उसी पार्ट 1 से एक स्टेटमेंट चूज कीजिए जो कि वो पूछ रहा है कि ऑब्जेक्टिव क्या है या इसका बेनिफिट क्या होगा, इसका सॉल्यूशन क्या होगा, जो भी वो पूछ रहा है उसको डिफाइन करना है। एक बड़ा सा पहले एक की टर्म जो कि डिफाइन करना है, फिर उसके बाद स्टेटमेंट, फिर यही स्टेप सभी चीज़ में जो है अप्लाई करना है। कंक्लूजन हम बाद में पढ़ेंगे जो कि लास्ट में एट द एंड हम देखेंगे। तो सबसे पहले क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन क्या है देखिए, एनुमरेट द ऑब्जेक्टिव ऑफ नीति आयोग। तो ये क्वेश्चन का पहला पार्ट हो गया, हमने P1 करके इसको ब्रेक कर लिया। ठीक है, जिन लोगों ने पार्ट 1 नहीं देखा पहले पार्ट 1 देख लो, तभी ये वीडियो आपको और अच्छे से समझ में आएगी। पार्ट 1 मैंने ये ब्रेक कर लिया, पार्ट 1 है। ठीक है, ऑल्सो डिस्कस द परफॉर्मेंस इन दिस बॉडी एंड इट्स इंसेप्शन एंड सजेस्ट मीजर टू मेक इट मोर इफेक्टिव। अब यहाँ पर देखिए 3 एंड लग गया यहाँ पर, तो पार्ट 1 इसको पार्ट 2 कर दो, डिस्कस द परफॉर्मेंस अभी जो की टर्म में भी चुनेंगे। ठीक है, और सजेस्ट मीजर टू मेक इट मोर इफेक्टिव। ओके, तो हमारा आंसर बंट गया है हमारे 3 पार्ट में। और हमने कहा कि हर पार्ट में से क्या करो, एक की टर्म चूज़ करो, उसको डिफाइन करो, उसका स्टेटमेंट डिफाइन करो। और ऐसा ही जो हमारे टॉपर्स होते हैं वो भी करते हैं और ऐसा ही जो एग्जामिनर है उनको चाहिए होता है। देखिए पार्ट 1 क्या है, तो ये P1 था, तो P1 को सोच लेते हैं। P1 में देखिए एक टर्म है नीति आयोग, तो टर्म हमने चूज़ कर लिया, तो इस नीति आयोग को डिफाइन करेंगे। देखो तो इंट्रो में इसने कुछ नहीं लिखा इन्होंने, नीति आयोग वॉज सेटअप बाय एन एग्जीक्यूटिव ऑर्डर टू रिप्लेस द अस्टवाइल प्लानिंग कमीशन। तो उन्होंने इस टर्म को डिफाइन कर दिया, जैसा हमने लिखा था कि पार्ट 1 में से एक की टर्म चुनो, उसको डिफाइन कर दो।
और इन्होंने ज़्यादा नहीं लिखा कि 2015 में आया, ठीक है। और ये सब चीज़ें थोड़ी सी यहाँ पर इन्होंने डायरेक्ट जो पूछा है, जो मेन चीज़ है उन्होंने वो फोकस की है। इन्होंने क्वेश्चन वाले ने कभी ये नहीं पूछा कि नीति आयोग को एक्सप्लेन करो, तभी इन्होंने डायरेक्ट ये लिखा है कि नीति आयोग वॉज सेटअप बाय एन एग्जीक्यूटिव ऑर्डर टू रिप्लेस द अर्स्टवाइल प्लानिंग कमीशन। बस नीति आयोग के बारे में एक पॉइंट लिख दिया कि एग्जामिनर को पता चलना चाहिए कि बस नीति आयोग क्या है, बस, ठीक है। क्योंकि इन्होंने एक्सप्लेन क्यों नहीं किया ये मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि ये एक दूसरा इनडायरेक्ट सब टॉपिक है जिसको भी क्वेश्चन पूछ ही नहीं रहा। जनरली हम क्या कर देते हैं, हमारे गलती क्या हो जाती है कि एनुमरेट द ऑब्जेक्टिव ऑफ नीति आयोग, तो हम इंट्रोडक्शन में नीति आयोग के बारे में भर भर के लिख देते हैं कि यार बॉटम टू टॉप अप्रोच है, पहले बॉटम में अप्लाई किया जाता है, ये उस पर कुछ है ही नहीं जनरली। अब पहला नीति आयोग था, उन्होंने एक लाइन में दे दिया क्योंकि ये इनडायरेक्ट चीज़ है, तो हमने टर्म को चूज़ किया, उसको डिफाइन कर दिया। ओके, नाउ अब देखिए सेकंड चीज़ क्या कर रहा है, एनुमरेट द ऑब्जेक्टिव। अब यहाँ पर देखो पूरा स्टेटमेंट अब हमने चूज़ करना है। स्टेटमेंट है ऑब्जेक्टिव ऑफ नीति आयोग, ठीक है। तो अब देखो स्टेटमेंट चुन लिया, तो इन्होंने डायरेक्ट देखो डायरेक्ट लिखा है कि ऑब्जेक्टिव क्या है, और बुलेट पॉइंट से देखो कितना अच्छा नीट एंड क्लीन यहाँ पर लिखा हुआ है कि पढ़ते हुए समझ में आ जा रहा है। ओके, पूरा क्लियर आपको यही देखना है कि कोई आंसर राइटिंग अगर आप कर रहे हो तो एक नीट एंड क्लीन चीज़ देखने को मिलनी चाहिए। जो चीज़ मैं स्टेप बता रहा हूँ वही जनरल स्टडीज़ पेपर 2 के एप्लीकेबल है, ठीक है। अब GS3 और GS1 में कैसे अलग अलग क्वेश्चन में अलग अलग हमें आंसर राइटिंग करनी पड़ती है वो आपको वहाँ से देखने को मिलेगा। ओके, नाउ नीति आयोग जान लिया हमने। अब ऑब्जेक्टिव क्या है, देखिए ऑब्जेक्टिव आपको लिखना है, फिर उसके बाद थोड़ा सा स्पेस छोड़ना है और यहाँ पर बुलेट लगा देनी, या तो डैश लगा दो या बुलेट लगा दो, 1 2 3 मत डालना, ठीक है, कभी भी। ओके, बुलेट्स लगा दिए, तो ऑब्जेक्टिव यहाँ पर लिखा था तो उन्होंने ऑब्जेक्टिव लिख दिया कि ये कोऑपरेटिव फेडरलिज्म को प्रमोट करता है, यानी कि स्टेट और सेंटर दोनों को ही प्रमोट करता है, दोनों ही मिलके पार्टिसिपेट कर सकते हैं। कॉम्पिटेटिव फेडरलिज्म को प्रमोट करता है। उसके बाद टॉप पॉलिसी थिंक टैंक है। ऑब्जेक्टिव बता दिया नीति आयोग के क्या हैं, जो पूछे गए थे। एक्चुअल में इन्होंने अपने मन से कुछ नहीं लिखा, क्वेश्चन वाला जो पूछ रहा है उसी के बेसिस पर आपको आंसर देना है, ठीक है। हम आपको ईयरली सब्सक्रिप्शन में यही देते हैं कि जो आप आंसर राइटिंग करते हैं उसको आंसर चेक भी करते हैं हम 1 साल तक। नॉलेज बेस्ड सॉल्यूशन, जैसे अटल टिंकरिंग लैब्स होती हैं जहाँ पर जो बच्चे हैं लेबोरेटरी में जाते हैं, सीखते हैं, ठीक है। इनोवेशन को प्रमोट करना है। ये देखो फर्स्ट पार्ट इन्होंने पूरी अच्छे से कर दिया। अब जैसे आप फर्स्ट पार्ट कर देते हो ना, इसको कट कर दो, ठीक है। अभी ये मैं इतनी पूरे डिटेल से बता रहा हूँ तो इसका मतलब ये नहीं कि बहुत लंबा आपको सोचना पड़ेगा। अब ये जो छोटी छोटी चीज़ें हैं ये आपको अब जैसे धीरे धीरे आप प्रैक्टिस करते रहोगे आपकी आंसर राइटिंग और ज़्यादा स्ट्रांग होती रहेगी। तो पहला पार्ट आपने कट कर दिया, पहला पार्ट हमारा खत्म। नीति आयोग डिफाइन करा, जो मेन स्टेटमेंट है उसको डिफाइन कर दिया, उसके बाद कुछ नहीं लिखना। टू द पॉइंट क्वेश्चन पूछा, टू द पॉइंट आंसर दो। ऐसा नहीं कि नीति आयोग के बारे में भर भर के लिख दिया, ये बिल्कुल भी नहीं करना। जो पूछा ही नहीं गया वो तो बिल्कुल भी नहीं करना। अब देखो, अब सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड पार्ट कहाँ से कहाँ तक है, देखो सेकंड पार्ट है ऑल्सो डिस्कस द परफॉर्मेंस ऑफ दिस बॉडी, बस इतना ही। सेकंड पार्ट कितना था, ऑल्सो डिस्कस द परफॉर्मेंस ऑफ दिस बॉडी सिंस इट्स इंसेप्शन। आप कहोगे कि यार आप कैसे ब्रेक कर कैसे रहे हो, देखो बीच में एंड लिखा है क्योंकि ये अलग सा क्वेश्चन नीचे दूसरी चीज़ भी पूछी गई है, तभी हमने इसमें 3 पार्ट में डिवाइड किया है। अब सेकंड पार्ट से भी हम की टर्म चुनते हैं। फिर देखिए की टर्म आपको खुद ही दिख जा रहा होगा क्या है, ऑल्सो डिस्कस द परफॉर्मेंस। यहाँ पर टर्म क्या है, परफॉर्मेंस, तो परफॉर्मेंस को क्लिक कीजिए। अब परफॉर्मेंस से देखिए इन्होंने खुद लिखा होगा अपने इसमें, देखो डायरेक्ट इन्होंने परफॉर्मेंस लिख दिया, उतना बड़ा चला के लिखा ही नहीं है कि यार और परफॉर्मेंस ऑफ द नीति आयोग, ऐसा कुछ नहीं लिखना। एग्जामिनर ने जो क्वेश्चन पूछा है उसके बेसिस पे एनालिसिस दो, बस खत्म। एग्जामिनर को और कुछ नहीं चाहिए, और इसी के बेसिस पे हम कितना ज़्यादा जेन्यून इस आंसर को समझ सकते हैं। इनकी ऑल इंडिया रैंक 1 है 2018 में, सोचो तो किस तरह से ये मॉडल आंसर लिखते हैं, और उसी बेसिस पर हमको भी अपनी मॉडल आंसरिंग करनी है। ओके, नाउ परफॉर्मेंस क्या है, देखो उन्होंने डायरेक्ट बहुत सारी चीज़ें लिखी। मैनी इंडाइसेस टू फॉस्टर कॉम्पिटिशन अमंग स्टेट। परफॉर्मेंस ये है, नीति आयोग क्या करता है, बहुत सारी स्टडी भी तो करता है, बहुत सारे स्टेट के बीच में कंपटीशन वाली रिपोर्ट भी निकालता है कि केरला ने बहुत अच्छा स्टडी उसमें अच्छा किया, शिक्षा के क्षेत्र में केरला बहुत अच्छा परफॉर्मेंस देता है, वो नीति आयोग ही तो पब्लिश करती है। तो उन्होंने परफॉर्मेंस बता दिया कि नीति आयोग क्या है। देखिए इंपॉर्टेंट पॉलिसी पेपर लाइक्स 3 ईयर एजेंडा है, गवर्नमेंट की डिसीजन मेकिंग बॉडी रहती है। इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव है डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम को लेकर, 7 प्रोग्राम उन्होंने चलाया, ये परफॉर्मेंस है। ओके, नाउ ये सब चीज़ें हो गई। फिर उसके बाद मैनी हेल्थ केयर रिपोर्ट्स भी ये परफॉर्म करते हैं। तो देखो सेकंड पार्ट जो हमारा था कि परफॉर्मेंस, सेकंड पार्ट से एक ही टर्म था कि परफॉर्मेंस क्या है नीति आयोग का, वो पूरा जो है मिस्टर कनिष्क ने पूरी तरह
जो है बता दिया। ओके, नाउ थर्ड पार्ट देखो इस क्वेश्चन का, ये है सजेस्ट मेजर टू मेक इट मोर इफेक्टिव। सजेस्ट मेजर टू मेक इट मोर इफेक्टिव। अब यहाँ पर देखो टर्म क्या है, मेजर्स हैं, ठीक है, क्या है, मेजर्स हैं टू मोर इफेक्टिव, यानी कि रिफॉर्म्स क्या ले सकते हैं या मेजर्स क्या ले सकते हैं जो कि और ज़्यादा इफेक्टिव हो सकते हैं। तो या तो मेजर्स लिखो या रिफॉर्म लिखो, एक ही बात है, ठीक है, 10 मार्क्स का क्वेश्चन है। अब तो डायरेक्ट देखो ये रिफॉर्म इन्होंने लिख दिया या मेजर्स लिख दिया। ये बोला जा रहा है कि इसको एक स्ट्रेचरी बैकिंग देनी चाहिए। अभी एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से बना है ना जो नीति आयोग हमारा, स्ट्रेचरी मतलब इसको बिल के बेसिस पर लाना चाहिए, कि जैसे स्ट्रेचरी बैकिंग का मतलब होता है एक एक्ट बनाना चाहिए जिसमें कि और ज़्यादा इसके पास, इस थिंक टैंक के पास और ज़्यादा पावर होगी। स्ट्रेचरी बॉडी क्या होती है, एक ऐसी बॉडी जहाँ पर बिल पास होता है लोकसभा में, फिर जाता है राज्यसभा में, या तो राज्यसभा में जाएगा फिर लोकसभा में जाएगा, फिर प्रेसिडेंट के पास जाएगा, वो बिल क्या बन जाएगा, एक्ट बन जाएगा। तो रिफॉर्म यही है कि इसको स्ट्रेचरी बैकिंग देनी चाहिए। पहला इन्होंने अच्छा रिफॉर्म लिख दिया। दूसरा इन्होंने ये बोला है कि मोर एक्शनेबल रिफॉर्म इंस्टीड ऑफ मेयर पॉलिसी पेपर, मतलब बहुत सारी चीज़ें आप पेपर में ही लिखते हैं, उसके बदले बहुत एक्शन भी होना चाहिए, इम्प्लीमेंट भी होना चाहिए वो वर्क, ठीक है। रिड्यूस ओवरलैप विथ अदर बॉडीज़ लाइक इंटर स्टेट काउंसिल के साथ, जो दूसरा काम इंटर स्टेट काउंसिल का भी यही होता है, तो बर्डन को कम होना चाहिए, ठीक है। और दूसरा बहुत सारी ऐसी चीज़ें लिखी हैं, टेम्प्रेरी वर्किंग, ये सब चीज़ें यहाँ पर लिखी गई हैं। बट अब देखिए यहाँ पर इन्होंने बहुत सारी सिंपल सी चीज़ कर दिया, 150 वर्ड में ख़त्म कर दिया ये आंसर। तो इससे हमें कंक्लूजन क्या देखने को मिला कि पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 को छोड़ो, ठीक है। अब यहाँ पर इन्होंने परफॉर्मेंस और ये दिया, तो यहाँ पर आप 2 लाइन का कंक्लूजन और लिख सकते हैं। और कंक्लूजन यूपीएससी जनरल स्टडीज़ पेपर 2 मेंस का कैसा होना चाहिए कि आप नेशन बिल्डिंग के बारे में बात करें, कंक्लूजन में पॉजिटिव जेस्चर जो है अपने, जैसे इस तरह से अपने आंसर लिख सकते हैं। जैसे मैं अपना यूपीएससी जो प्राइवेट ग्रुप में है उसमें भी सब्सक्राइबर को ये बताते रहता हूँ कि जनरल स्टडीज़ पेपर 2 कभी भी गवर्नमेंट स्कीम के बारे में आए, संविधान में जो चीज़ मेंशन है उसके बारे में आए, तो आप इस तरह से अपना कंक्लूजन लिख सकते हैं। कंक्लूजन एक ऐसी चीज़ होती है जो कि बहुत ज़्यादा हमको प्रिपेयर पहले से ही करनी होती है। जैसे आप इस तरह से अपना आंसर ख़त्म कर सकते हैं कि इट वॉज द ड्रीम ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन मेकर, हमारे ये संविधान के जो निर्माता हैं उनका ये सपना था, अगर हम इसको इम्प्लीमेंट करते हैं तो वो उनका सपना फुलफिल करेगा, ये जो एक्ट है ये फुलफिल करेगा उनका सपना। तो इस तरह से आप इतने अच्छे अच्छे कंक्लूजन बना सकते हैं। और देखिए हर एक क्वेश्चन के लिए अलग अलग कंक्लूजन आपको प्रिपेयर करना ही पड़ेगा। जनरल स्टडीज़ पेपर 2 में इस तरह से आप अपना कंक्लूजन ख़त्म कर सकते हैं। यहाँ पर एक कमी यहाँ पर ये देखने को मिली कि यहाँ पर कंक्लूजन हमारा देखने को नहीं मिला है, तो आप 2 लाइन अपने कंक्लूजन की भी जोड़ सकते हैं, ठीक है। बाकी तो ये ऑल इंडिया रैंक 1 है, इसमें कोई कमी हो ही नहीं सकती जनरली। बट हमको और ज़्यादा इस पूरे पैटर्न को, इस आंसर राइटिंग को एनालाइज करके यही अपना इम्प्रूवमेंट देखना है कि हम और ज़्यादा इम्प्रूव क्या कर सकते हैं, इनसे क्या सीख सकते हैं। तो इंट्रो बहुत अच्छा दिया। तो कंक्लूजन आपको लास्ट में 2 लाइन लिखनी है कि यस नीति आयोग को ऐसा ऐसा है कि कॉन्स्टिट्यूशन मेकर का सपना था, इस तरह से अपने आंसर को आप ख़त्म कर सकते हो। ओके, बाकी इसको इम्प्लीमेंट करना चाहिए। तो ये आज पूरे उसका डिस्कशन है। बाकी आप जैसे पार्ट 1 को आपने सपोर्ट किया वैसे ही पार्ट 2 को भी, यहाँ तक देख चुके तो पार्ट 2 को भी सपोर्ट कीजिए, ताकि हम डेली के बेसिस पर आपके लिए करंट मेंस आंसर राइटिंग की सीरीज लेके आएँ, जिसमें कि कोई डाउट ना हो आपको कि किस तरह से फर्दर आगे आने वाली डिस्कशन करनी है। ओके, नाउ थैंक यू, हैव ए नाइस डे।